गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की तीसरी क्लास लेकर के आई हूँ। तबीयत ठीक नहीं रहने की वजह से मैं आप लोगों को क्लास नहीं दे पाई, जिसके लिए मुझे खेद है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से सही कथन है ऑब्लिक है? कथन स्टेटमेंट ए, इसने कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण कराया जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। स्टेटमेंट बी, इसके द्वारा 1798 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई। स्टेटमेंट सी, अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। स्टेटमेंट डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी एवं सी, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी, सी एवं डी, ऑप्शन नंबर थर्ड ए, सी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ ए, बी एवं डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। स्टेटमेंट ए, सी एंड स्टेटमेंट डी करेक्ट है और स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका कालक्रम 1786 से 1793 ईस्वी था और बाद में कुछ समय के लिए 1805 ईस्वी में भी ये गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता, कॉर्नवालिस कोड को प्रस्तुत किया गया, जो कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। इसके तहत न्याय एवं कर प्रशासन को अलग कर दिया गया। कलेक्टर से न्यायिक अधिकार ले लिया गया। अब कलेक्टर केवल कर संग्राहक अभिकर्ता था। इसने प्रत्येक जिले में एक थाना का स्थापना करवाया और दरोगा को नियुक्त किया। स्टेटमेंट बी, जिसमें यह कहा गया है कि इसके द्वारा 1798 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई, गलत है। अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति 1793 में लागू की गई। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को भूमि का स्वामी मान लिया गया और यह जमींदार लगान की दर तय करने के लिए स्वतंत्र था। कॉर्नवालिस के द्वारा जो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया वह कुल भू क्षेत्र का 19% भूभाग पर था। इसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के क्षेत्र थे। जमींदार ऊंची लगान की दर तय करते थे और किसानों से जबरन लगान की वसूली करते थे। इस व्यवस्था के तहत जमींदार को कुल भू राजस्व का, कुल लगान का 90% भाग यानी 10/11 भाग कंपनी को देना था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 10% भाग यानी 1/11वां भाग
अपने पास रखना था। इस व्यवस्था के तहत ऊंची लगान वसूलने के कारण जो बड़े बड़े किसान थे उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई और वे किसान से मजदूर होते जा रहे थे। भूखमरी, बेकारी की समस्या उत्पन्न हो गई। ओके, अस्थायी बंदोबस्त की योजना लॉर्ड जॉन सोर ने बनाई थी और इसी जॉन सोर ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। आपको ध्यान में रखना है। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा, नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इस प्रकार की क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए, अवध का नवाब, बी, हैदराबाद का निजाम, सी, पेशवा बाजीराव द्वितीय, डी, त्रावणकोर का राजा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि सहायक संधि प्रणाली का संभवतः सर्वप्रथम प्रयोग डुप्ले के द्वारा किया गया और उसके द्वारा ही सबसे पहले इस संधि के तहत, इस व्यवस्था के तहत भारतीय राज्यों को यूरोपीय शक्ति के अधीन करने का प्रयास किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना रखना। ऑप्शन नंबर बी, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर सी, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। एंड ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। एक संधि व्यवस्था के तहत इस प्रकार का प्रावधान नहीं था, इसलिए यह कथन असत्य हो गया। लॉर्ड वेलेस्ली, जिसका कि कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी था, आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो सहायक संधि प्रणाली को लागू किया गया, उसके तहत यह प्रावधान था कि एक बड़ी सेना को सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को अपने खर्च पर रखना पड़ता था। साथ ही एक अंग्रेज रेजिडेंट को राज्य की राजधानी में तैनात किया जाता था। इस संधि प्रणाली के तहत ही यह प्रावधान था कि राज्य के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दखल नहीं देगा, लेकिन बाद में कंपनी के द्वारा राज्य के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया जाने लगा। इस संधि के तहत
यह भी प्रावधान था कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य बिना ब्रिटिश की अनुमति के न तो किसी यूरोपीय शक्ति से और न ही अंग्रेजों के किसी दुश्मन से कोई संबंध बनाएगा, संपर्क स्थापित करेगा और न ही उनको नौकरी प्रदान करेगा। इस सहायक संधि की आवश्यकता आखिर लॉर्ड वेलेस्ली यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को क्यों पड़ी? तो आपको ध्यान में रखना है कि इस समय फ्रांस के विरुद्ध जो भी यूरोपियों का संयुक्त मोर्चा था वह छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन सीरिया और मिस्र को जीत चुका था। अब उसकी निगाह भारत पर थी। इसी नेपोलियन के खतरे से बचने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 ईस्वी में भारतीय रियासतों के साथ सहायक संधि व्यवस्था को अपनाया गया ताकि नेपोलियन के खतरों से ब्रिटिश साम्राज्य को बचाया जा सके, भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाया जा सके और ब्रिटिश की सर्वोच्चता स्थापित किया जा सके। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? ऑप्शन नंबर ए अवध, बी हैदराबाद, सी मैसूर एंड डी तंजौर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब क्वेश्चन में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की बात की जाए तो हमारा आंसर हैदराबाद होगा और शासक कौन? तो हैदराबाद के निजाम। जब क्वेश्चन में वेलेस्ली का जिक्र न हो और यह पूछा जाए कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य कौन थे तो हमारा आंसर होगा अवध। 1799 ईस्वी में मैसूर तथा तंजौर लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ऑप्शन नंबर ए दौलत राव सिंधिया, बी पेशवा बाजीराव द्वितीय, सी रघुजी भोसले एंड डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेशवा बाजीराव द्वितीय। इस प्रश्न को बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। अगर क्वेश्चंस में प्रश्न में वेलेस्ली की बात नहीं करता है तो पहला सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य अवध होगा। अगर क्वेश्चंस में वेलेस्ली का जिक्र होता है कि वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य या शासक कौन था तो हैदराबाद का निजाम। अगर क्वेश्चंस में यह पूछा जाता है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था तो बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कि 1805 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किए। आखिर इन राज्यों के द्वारा सहायक संधि
क्यों स्वीकार किया गया? तो इन राज्यों को लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा राज्य की रक्षा का, राज्य की सुरक्षा का जिम्मेदारी ली गई। किससे? किसी भी बाहरी यूरोपीय शक्तियों के आक्रमण से। और इस संधि के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली इन भारतीय रियासतों से सुरक्षा का दावा करके न सिर्फ दूसरे यूरोपीय शक्तियों से अपने राज्य को बचाया, रक्षा किया, बल्कि इन राज्यों को सुरक्षा के नाम का प्रलोभन देकर के ब्रिटिश राजनीतिक परिधि में ले आया और ब्रिटिश प्रभुसत्ता को स्थापित कर दिया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले इन राज्यों से राज्य की आय का 1/3 भाग ले लिया जाता था और कभी कभी तो इनकी रक्षा के एवज में अधिक राजस्व वाली भूमि को अंग्रेजों द्वारा ले लिया जाता था। ओके, आपको ध्यान में रखना है। मैं आप लोगों के लिए कल से BSSC यानी बिहार SSC तथा बिहार SI का भी प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही हूँ, ताकि आपको एग्जाम्स में कहीं कोई परेशानी ना हो। आप लोग मेरे इस क्लास को कम से कम 5 लोगों को अवश्य शेयर करें, ताकि मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।